क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेकर आ गए हैं करंट अफेयर 2 जनवरी का। ठीक, ये वाला करंट अफेयर हमारा प्रीलिम्स मेन सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो है यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और ईपीएफओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो सबको तो पता ही है क्या कि एक रजिस्टर रखना है। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं, रजिस्टर नोटबुक रखना है, इसमें जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ या फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ लिखते चलो। ये वाला जो नोटबुक होगा वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए। इसके अलावा मैप बुक रखनी है इंडिया के लिए, जो है आपको ऑक्सफोर्ड की, और वर्ल्ड के लिए आपको ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की रखनी है। सिलेबस आपको कंठस्थ तरीके से आना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको जो है जरूर एक बार देखना चाहिए ताकि आप लोग रेलिवेंट चीजें पढ़ें। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ना है, क्योंकि अभी सेलेक्टिव रीडिंग और पता होना कि चाहिए कि क्या गलत है, जो नहीं पढ़ना है, ये चीज ज्यादा जरूरी है पता करना इस समय। ठीक, तो चलिए इसलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले एक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि ईपीएफओ का 2020 कंप्लीट पेड ग्रुप, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस, सारा कुछ, और यूपीएससी का जो है 2021 का भी कंप्लीट पेड ग्रुप है। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है, डाउट्स आप जितने पूछो, डिस्कशन ग्रुप हम लोग अलग से बनाते हैं, बनाया हुआ है, जिसमें आप लोग आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस 1-to-1 रहता है। ठीक, और आपका जो है सारा कुछ हिंदी इंग्लिश में रहता है यहाँ पे मटेरियल, तो ये बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हिंदी भाषी जो भी हैं हमारे। और आप लोग एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पर। ठीक, आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं? देखिए, कैबिनेट ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, सॉरी। और अच्छा, एक चीज ये है कि कल मैंने आप लोग को टारगेट नहीं दिया था कि कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स और कुछ करने चाहिए आप लोग को। कमेंट तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक करना बंद कर देते, तो ऐसा क्यों है? मतलब मुझे कहना पड़ता है इसको। आप लोग के लिए जो टारगेट है वो है 170 का। ठीक, और ये जरूर आप लोग पूरा कर देंगे। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज इसको जरूर करिएगा, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। ठीक, ओपनिंग ऑफ 3 इंडियन मिशन कौन सी कंट्री में? एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में। ये कौन से कॉन्टिनेंट से हैं? इसको पढ़ते ही क्या दिमाग में आता है आपके? और 7 शेड्यूल से रिलेटेड तो समझेंगे चीजें, क्या न्यूज में और क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या पृष्ठभूमि है। पीएम लेड फाउंडेशन स्टोन लाइट हाउस प्रोजेक्ट को जो है इन्होंने चालू किया है, और अंडर जीएसटीसी क्या है ये चीज पूरी जानेंगे। और पीएम जो है अभी प्रगति इंटरेक्शन में हुए। प्रगति क्या चीज है? क्या याद आ रहा है? कुछ पढ़ा है कभी? अप्रूवल ऑफ यूके वैक्सीन, कौन सी? एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली। ठीक, अपना पहला जीएस पेपर 2 के हिसाब से मेंस का सिलेबस जो है यूपीएससी का, उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। कैबिनेट ने इंडिया भूटान के से रिलेटेड एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। कब? 30 दिसंबर को। और ये किससे रिलेटेड है? स्पेस, आउटर स्पेस और स्पेस साइंस से रिलेटेड है। मेन चीज यही है। ठीक, और इसका हम चाहते हैं क्या? पीसफुल यूज हो, आउटर स्पेस का पीसफुल यूज हो, इससे रिलेटेड चीजें। स्पेस टेक्नोलॉजी वाली चीज है। स्पेस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हर साल यूपीएससी एक पूछता ही पूछता है, चाहे तो वो किसी सैटेलाइट से पूछ लेगा या फिर उसके बेसिक से पूछ लेगा। ठीक, तो ये पढ़ना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब किसमें एमओयू जो हुआ है वो किन किन एरियाज में हुआ है? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? किसी चीज को भौतिक रूप से छुए हुए, यानी कि फिजिकल तरीके से छुए हुए, उसकी दूर से ही उसका जो है जान लेना, उसकी इंफॉर्मेशन लेना, इसी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी एरिया में कौन सी क्रॉप वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है कि नहीं है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू ही जो है आप जान ले रहे हो। तो ये सब किस में आ रहा है? रिमोट सेंसिंग में आ रहा है। और ये वाली इंडिया में इसके लिए कौन सी हम लॉन्च व्हीकल रखते हैं? पीएलएसवी। ठीक, पीएलएसवी जो रखते हैं। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी है? जीएसएलवी। ठीक, आपका यहाँ पे भी क्या है? पीएसएलवी सॉरी। तो ये हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है। प्लीज इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। पेड ग्रुप वाले मेंबर्स जो है इसको वहां पर जो है इसका डायग्राम बना के बढ़िया से दिखाएंगे। ठीक, और इसके अलावा स्पेस साइंस, प्लानिटरी स्पेस क्राफ्ट और ये सारी चीजें स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरा इनका किया गया है।
वर्किंग ग्रुप बनाया गया है किस किस के बीच में, आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन भूटान। ये कब से चालू हुआ था? ये 2017 चालू हुआ था, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली ये जाके साइन हुआ है 19 नवंबर 2020 को। ठीक, जो आपके लाभार्थियों की संख्या क्या है कि वुड लीड टू डेवलप ए ज्वाइंट एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन कहाँ यूज कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का, किसमें, कि मानवता को जो है बेनिफिट करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं, ये इनका मेन चीज है यहाँ पे। दस ऑल सेक्शन रीजन ऑफ द कंट्री विल गेट, इस तरीके से यूज करो कि सारे सेक्शन जो भी है वीकर सेक्शन सबका और सभी रीजन का जो है कंट्री में बेनिफिट हो। इम्पैक्ट क्या है कि कोऑपरेशन पॉसिबिलिटी इन द रिमोट सेंसिंग में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट नेविगेशन में, जैसे इंडिया ने क्या बना लिया अपना नाविक। ठीक, जीपीएस किसका है? आपका यूएसए का है। ठीक, वैसे ग्लोनास किसका है? ग्लोनास किसका है? रशिया का है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है आपका बायदू जो है, बायदो, ये चाइना का है। ठीक, साथ ही साथ गैलीलियो, गैलीलियो ये आपका किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। ठीक, समझ में आ रहा है बात? और ये जो है आपका, ये चार जो हैं, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और बायदू, ये ग्लोबल लेवल के हैं। इंडिया वाला जो नाविक है ये इंडिया के, जैसे मान लीजिए ये आपकी इसकी बाउंड्री यहां से 1500 किलोमीटर तक है बस। ठीक, ये वाली बात है। स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस, यारी चीजें हो गई। अपना दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि इंडिया ने 3 मिशन खोले हैं। आपको पता है जैसे कॉन्सुलेट होता है, एम्बेसी होती है, वैसे ही मिशन भी होते हैं इंडिया, मतलब फॉरेन अफेयर्स में इसका यूज किया जाता है। वहाँ की इंडियन जो डायस्पोरा है उसके लिए भरने के लिए, इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। देखिए इंडिया जो भी काम करता है कि पीसफुल चीजें, डेवलपमेंट की बातें कर रहा है। ठीक है, आज ऊपर वाला टॉपिक भी आप आईआर में जोड़ सकते हो इसको भी। तो सॉफ्ट पावर की बात करता है। सॉफ्ट पावर ये होती है कि आपको अगर बेसिक एग्जांपल बताऊं मैं, कोई आके आपको दबा के, धमका के, या फिर आपकी मजबूरी का फायदा उठा के आपकी हेल्प करे अगर, तो आपको क्या होगा, जैसे कि चाइना अभी पाकिस्तान की कर रहा है। ठीक, तो पाकिस्तान को हेल्प चाहिए इसलिए अभी उसकी वो कर रहा है, लेकिन वो हमेशा ही चाहेगा कि इसको यार निकाल दें यहाँ कहीं से, हमारे साथ मतलब मौका मिलते है उसको हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन सॉफ्ट पावर में क्या होता है कि दूसरा पार्टनर अपनी स्वेच्छा से बात मानता है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब स्वेच्छा मतलब वॉलंटरीली दूसरे, मतलब इंडिया की बात माने इंडिया, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट वहां बिल्कुल नहीं रहता है। वो ज्यादा सस्टेनेबल, ज्यादा वहां पे सतत जो है ज्यादा स्थायी जो है रिलेशनशिप रहती है, ये वाली बात है। तो इंडिया यही कर रहा है। अब यहाँ पे एस्टोनिया आपका, लातविया जो कंट्रीज, एस्टोनिया आपकी जो है, लातविया और एस्टोनिया, एक कौन सी है और एक कौन सी है, तीसरी आपकी लिथुआनिया। ठीक, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया, ये तीनों मिलकर कौन सी कंट्रीज बनाती हैं? बाल्टिक कंट्री, स्टेट्स या फिर कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक, उसके अलावा पराग्वे साउथ अमेरिका में है, डोमिनिकन रिपब्लिक किस में है, आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइए। ठीक, यहाँ पे 2021 तक खोलना यही है कि इंडिया आपकी डिप्लोमेटिक, मतलब ज्यादा लोग से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो जाए, हमारे राजनयिक वाले, हमारे पॉलिटिकल रिलेशन का और गहरे हो जाए, बायलैटरल ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़े, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत जरूरी है सॉफ्ट पावर के लिए, पॉलिटिकल आउटरीच, गार्नर सपोर्ट फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। क्या है एक तो बता दे कि यूएनएससी में, अच्छा अभी इंडिया जो है रिसेंटली यूएनएससी का मेंबर बन गया है। ठीक, तो ये क्या परमानेंट मेंबर बन गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर तो, या फिर नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, ये बताइएगा। अंदाजा नहीं लगाना, करेक्ट बताना एकदम। ठीक, तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिफॉर्म करें, तो इसमें इंडिया का साथ दें ये लोग। ठीक, और साथ ही इंडियन कम्युनिटी के प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट जो वहां पे रह रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है हमारी विदेश नीति का? कि उद्देश्य मित्र देशों के साथ साझेदारियों के जरिए भारत की तरक्की और विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाना। ठीक है, मतलब वही चीज है, आप किसी के जाते हो, किसी को बुलाते हो, ये एक तो हम जब आज हम लोग सफलता में भी साथ रहे, कभी दिक्कत हो तो भी साथ रहे, ये वाली बात है। और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है, और नेशनल प्रायोरिटी हमारी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इंडिया में अच्छा विश्वास वाला जो जोड़ा मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास है तो सबको पता था, लेकिन उसके बाद सबका विश्वास जोड़ा किसके लिए? माइनॉरिटीज के मन में जो डर है उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, आप विश्वास रखो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे,
लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, चाहे वो यूपी हो, इंडिया में कहीं पे भी इस तरीके कुछ नहीं हुआ, और ये नहीं हो सकता है हिंदुस्तान में। ठीक। एनहेंसमेंट ऑफ द इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, और आपका जो है मार्केट एक्सेस हो। अब देखो, ये तो है ही है कि जो इंडियन कंपनीज हैं, हम उनसे अच्छे रिलेशन कर रहे हैं, तो हमारे इंडियन कंपनीज को भी वहाँ जाके अपने सामान को, अच्छा से अच्छा सामान जो है, गुड्स को, सर्विसेज को वहाँ पे एक्सपोर्ट करने का मौका मिले। वो हमारे लिए एक मार्केट बने, ये भी हम चाहते हैं। हम खुद दुनिया के मार्केट ना बना रहे हैं। ठीक, हम भी एक आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम खुद बनाए। ठीक, ज़्यादातर ये अभी चाइना के उस अगेंस्ट में चल रही है पॉलिसी, और वैसे तो हम इसको प्रोट्रे कर रहे हैं कि वर्ड के अगेंस्ट में है, मतलब वर्ड के अगेंस्ट में नहीं है, वर्ड से जो भी इंपोर्ट हो रहा है हम खुद बनाए, ये वाली बात है। और जब खुद बनाए तो हम एक्सपोर्ट भी कर सके आगे जाके, तो एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ की बात होगी। ठीक, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 शेड्यूल्स है। कई बार मैं आप लोग को बताते रहता हूँ कि आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत ये आता है, और लेकिन इसके साथ ही साथ एक आर्टिकल कौन सा है, 245, जो कि ये बताता है कि कितनी हद तक किसका जो है पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी कि स्टेट विधायिका का जो है किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो है लॉ बना सकते हैं। 246 में क्या बताया गया है कि किस सब्जेक्ट्स पर, किन विषयों पर कौन जो है आपका यूनियन या फिर संघ या फिर स्टेट राज्य बना सकता है, ये वाली बात है। अभी ये किस संदर्भ में बात हो रही है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, वो ये है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ईपीएफओ, ध्यान से सुनिए, हैज सॉट द इंक्लूजन ऑफ टूरिज्म को इन्होंने कहा है कि कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में ले आइए, ताकि दोनों लोग ही इसको अच्छे से विनियमित कर सकें, रेगुलेट कर सके और पॉलिसी बना सके, ताकि टूरिज्म जो कि एक सनराइज सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है आपका, जो है उसका अच्छे से अच्छे पॉलिसी बना के उसको बना सके, और ज्यादा सैलानी आए हमारे डोमेस्टिक के और बाहर से भी। ठीक, 7 शेड्यूल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये बताता है कि लॉ कौन कहाँ पे किन सब्जेक्ट पे बता सकता है। उनकी अलग सूचियां 3 बनाई गई हैं, एक है यूनियन, अभी इसको डायग्राम से बताऊंगा, दूसरा स्टेट है, और तीसरा कंकरेंट है। कंकरेंट में टूरिज्म को ला दिया जाए, ये वाली बात हो रही है अभी। 45-46 इसमें आपके एक्ट आर्टिकल है, एलोकेशन और स्पेसिफिक पावर, और 3 लिस्ट इसमें बनाई जाती हैं। ठीक, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, देखना यहाँ पे एक चीज है, ये ट्रेंड पे हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। जब शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की 1950 26 जनवरी को, तो उसमें जो है आपके 97 सूचियां थी यूनियन लिस्ट में, लेकिन अब 100 हो गई हैं। ठीक, तो हुआ क्या है, स्टेट की घटा दी गई हैं ये सूचियां, और यूनियन की बढ़ा दी गई और कंकरेंट की भी बढ़ा दी गई। ठीक, पार्लियामेंट की पावर है और ये बना सकता है, लॉ बना सकता है जो भी इस लिस्ट में आते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले 66 थे, अब 61 हो गए। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। कंकरेंट लिस्ट में देखिए पहले 47 थे, बढ़ गया, तो स्टेट लिस्ट हुआ। और ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसमें जो फेडरलिज्म की बात होती है, संघवाद की, उसमें क्या हो रहा है कि और थोड़ा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी क्या हुई है, बढ़ी हुई है। अच्छा, भारतीय जो संविधान है वो हमारा किस संविधान पे बेस्ड है, कनाडा के संविधान पे बेस्ड है, जो कि क्या कहता है कि वैसे तो ये फेडरल है, लेकिन इसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। मतलब नॉर्मल टाइम पे तो ये फेडरल रहता है, लेकिन जब कोई विशेष जो है परिस्थितियां पड़ती हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी या फिर और भी जो है कौन कौन सी बताइए लिख के, तो उस समय क्या है कि संविधान में विदाउट एनी अमेंडमेंट या फिर कोई भी संशोधन किए बगैर बिल्कुल यूनिटरी हो जाता है हमारा संविधान, स्टेट्स की पावर कम हो जाती है। तो ये एक यूनिक फीचर है, और इसीलिए हमारे संविधान की जो फेडरलिज्म की बात हुई है उसको हम लोग क्वासी फेडरलिज्म बोलते हैं, ये वाली बात है। अच्छा, ठीक, और इसीलिए इंडिया के आर्टिकल में 1 में आप इधर ही पढ़ोगे सब, तो उसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला है। ठीक, फेडरल स्टेट, फेडरल नहीं बोला है, वहां पे संघवाद का नाम नहीं यूज किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला है। और इसमें ये बताया जाता है कि जो यूनियन है भारत का वो कभी टूट नहीं सकता, लेकिन जो उसमें स्टेट्स हैं वो टूट सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना अलग बना दिया गया, उत्तर प्रदेश को तोड़ के जो उत्तराखंड अलग बना दिया गया। ठीक, लेकिन ऐसा यूएसए में नहीं हो सकता है। यूएसए में क्या है, ना यूनियन टूट सकता है, ना स्टेट तो टूट ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे स्टेट्स आए कई सारे 13-14, और उन्होंने मिलके कहा कि चलो हम यूनियन बना लेते हैं।
ठीक, तो ये वाली बात है। कई सारा पूरा फेडरलिज्म का आपको यहाँ पे टॉपिक मैंने समझाया सिर्फ 2 मिनट में। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट तो जरूर करना है, क्योंकि जो सिलेक्शन लेगा वही आंसर देगा। उल्टा हो गया। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये आपके जो है शेड्यूल 7 में आते हैं। देखिए ज्यादा जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि जो स्टेट्स, अब कोई जैसे डिफेंस की बात है तो क्या कोई एक स्टेट पूरे इंडिया का डिफेंस कर सकती है? नहीं कर सकती। तो जिसके लिए यूनिफॉर्मिटी चाहिए, पूरे देश का बल चाहिए, तो वो यूनियन लिस्ट में ज्यादातर ये कॉमन टेंडेंसी है। जनरल स्टेट में क्या है कि वन साइज फिट ऑल जहां पर नहीं लग सकता, जैसे कि एग्रीकल्चर, तो वो जो है स्टेट लिस्ट में डालो, और जहां पे दोनों लोग बना सके जैसे एजुकेशन, उनको अलग कर लो। ठीक है, एक बार लिस्ट देख लेना, वैसे तो पूछने में मुश्किल है, लेकिन यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। उनका कोई कोई पैटर्न नहीं है, यही उनका पैटर्न है। ठीक, इसके अलावा इन तीनों के अलावा रेसिड्यूरी पावर्स होती है जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार होता है, और जो मतलब तीनों लिस्ट में नहीं है उस पर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। जो बच्चे कुछ कोई है जैसे साइबर लॉज, जब संविधान बना था तो डिजिटल का तो कोई लॉ अनुसार नहीं था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल पीएम मोदी जी ने क्या किया है कि स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट को मतलब चालू कर दिया है अंडर जीएसटीसी। जीएसटीसी क्या है? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। सिंपल समझना ये है कि पीएम मोदी मतलब पीएम आवास योजना जो है उसके अंतर्गत अच्छे से अच्छा एफिशिएंट मतलब रिसोर्सेस कम लगाएं, सस्ते घर बने, ज़्यादा तेजी से बने, और जो है लोगों को जो है टाइम पे मिल सकें। ठीक, तो ये सब करने के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज चलाया था इंडिया का, जिसमें कि आपका जो है क्या करते हैं, कोई आइडियाज ला रहा है, मान लीजिए कोई आइडिया ला रहा तो उसको पहले ये नहीं है कि धुतकार दो, उसको रखो, उसको जो है एक्सेलरेट करो अगर कोई आइडिया बढ़िया लग रहा है तो, और ताकि मतलब आइडिया अच्छा चले तो फिर इसको हम जो है अपनी आवास योजना हम कर ले। तो इस तरीके का इन्होंने जो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट अभी एक चालू किया है, और ये किसके अंतर्गत है? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत है। एट 6 साइट्स, कहाँ पर? 6 साइट 6 स्टेट्स में है। तो ये कहाँ पे? मोदी जी ने आज 11 बजे मतलब 1 जनवरी को चालू किया। ठीक, उन्होंने ये भी अनाउंस किया मोदी जी ने विनर्स किसके अंतर्गत? अफोर्डेबल सस्टेनेबल, वहीं देख रहे हो, सस्ता सतत हाउसिंग एक्सीलेटर का इंडिया। ठीक, आशा, ये आशा वो नहीं है जो है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में काम करती थी, अब जो है वो नहीं है, ये वाला यहाँ पे हाउसिंग से रिलेटेड है। और एक्सेलेंस ऑफ जो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली जो मिशन है उसका अच्छा सा कार्यान्वयन जहाँ पे किया गया उनकी बात हो रही है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ये जो है शोकेस या करते हैं कि बेस्ट ऑफ न्यू एज ऑल्टरनेट ग्लोबल टेक्नोलॉजी। ठीक, मटेरियल प्रोसेसेस, कुछ नए जमाने का कुछ ऑल्टरनेट वैकल्पिक टेक्नोलॉजी दो, मटेरियल दो, प्रोसेस दो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ठीक, ताकि जो है उससे हम लार्ज स्केल पे अच्छे से यूज कर सकें। ये पहली बार चालू हुआ है। ठीक, और ये किसके अंतर्गत होता है? जीएसटीसी के अंतर्गत होता है। थोड़ा सा अलग टाइप का वर्ड है तो यूपीएससी पूछ सकता है, इसलिए पूछ लिया। क्योंकि लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपने देखा हो जो तटीय क्षेत्र होते हैं यानी कि कोस्टल एरियाज, वहां पे एक पिलर बना रहता है, उसको लाइट हाउस बोलते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे ये निगरानी करने के लिए होता है कि पानी से कोई शिप विप तो नहीं आ रहा है, अजमल कसाब टाइप के लोग तो नहीं आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए होता है। बट ये चीज अलग है, हाउसिंग से रिलेटेड है। अच्छा, एलएचपी कहाँ कहाँ पे हैं आपके? इंदौर। ठीक, अगर इसको देखो, आप लोग को मैपिंग की एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे आप देखो तो इंदौर देख ऐसे लिखो मैप पे, जैसे दिखता हो राजकोट। ठीक, तो ये वेस्ट में आएगा थोड़ा सा। फिर आपने देखा चेन्नई, तो मान लो चेन्नई नीचे कर लिया। फिर आपने रांची, रांची झारखंड में है, आपका इंदौर मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे कहीं आना चाहिए। ठीक, रांची हो गया। फिर अगरतला त्रिपुरा, यहाँ पे ऐसे त्रिपुरा कर लो। फिर लखनऊ आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से बना लोगे ना लोकेशन, अगर आप मैप पे देखो तो इस तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में हो सकता है। ठीक, आशा इंडिया क्या है? ये एम करता है कि प्रमोट डोमेस्टिक रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप बन सके। ठीक, आपका जो है संभावित प्रौद्योगिकी को तैयार करने में सहायता प्रदान करने के घरेलू अनुसंधान और उद्यमिता को जो है बढ़ावा देना। ठीक है, एक्सलेशन करना, कोई टेक्नोलॉजी कोई भी आपका आइडिया ला रहा है तो उसको। 5 आशा इंडिया सेंटर है इंडिया में। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मिशन है अर्बन वाला, उसका मिशन क्या है कि अर्बन एरिया में जो लोग भी रह रहे हैं, जो मतलब सबको जो है हाउसिंग मिल जाए, सबके ऊपर जो है छत होनी चाहिए 2022 तक।
ठीक। प्रधानमंत्री जी ने एक और काम किया कि प्रगति इंटरेक्शन किया। प्रगति इंटरेक्शन हर वेडनेसडे को होता है और ये किस लिए है, सिंपल आसान भाषा में, कि ये आपका जो है ग्रीवांस रिड्रेसल, किसी की शिकायतें हैं उनका निवारण करना और जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन या फिर कार्यान्वयन देखना कि भैया कितना हो चुका, कितना टाइम है। जैसे ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना है 2022 तक करना है, तो कहाँ पहुंच गए हो, मतलब उसका क्या प्रोग्रेस है, ये सब देखना। और इसको देखने के लिए क्या है कि आपके इंडियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, या मतलब यही आईएएस वाले लोग, और साथ ही साथ हर चीफ सेक्रेटरी आपके जो है हर स्टेट्स के जो रहते हैं वो सब लोग बात बताते हैं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, ग्रीवांस रिड्रेसल हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये सब कुछ आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू हो रहा है। ये अभी नहीं, कोविड के टाइम पे नहीं, पहले से ही हो रहा है, जब से 2014 से पीएम मोदी जी आए हैं। और इसमें जो है बैठ के बड़ी स्क्रीन पे, तो एक तरीके से डिजिटल का भी यूज किया जाता है। जियो स्पेशियल मतलब जहां पे भी आपका अक्षांश या फिर देशांतर होते हैं ना, वो लिखे होते हैं कि 78 नॉर्थ ऐसा करके, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की बात करते हुए जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक। और फिर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सब का टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये सारे काम किए जाते हैं एक साथ, मतलब एक तरीके से फॉलोअप लिया जाता है किस चीज का, प्रोग्राम कहाँ चल रहा है और ग्रीवांस सब खत्म हो रहे हैं कि लोगों की जो है बढ़िया चल रहा है कि नहीं। अभी 34 था आपका, और हर वेडनेसडे को होता है, ध्यान रखना। इसमें यही है, हाउसिंग, अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन लोग से रिलेटेड बात हुई। और वहीं सर प्रोजेक्ट की बात है कि 1 लाख करोड़ के दिए गए थे, यहाँ पे ये सब की चीजें हैं। ठीक। दो जो 33वीं प्रगति वो थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 18 सेक्टर से रिलेटेड कुछ इन्होंने जो चल रहा था वो सारी बात करी। आयुष्मान भारत जो है आपका, और जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में क्या है कि 2024 जब अगला इलेक्शन है उससे पहले तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में जो भी हाउस होल्ड है, ध्यान से सुनना, भारत 2024 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हाउस होल्ड है उसके घर में जो भी नल चल रहा है उस नल से जल आने लगे। यही है जल जीवन मिशन। आयुष्मान भारत को मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कल परसों में, ठीक, कि सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे आपका जो है 5 लाख तक का होता है, हर कितने 10.74 हाउस होल्ड्स पर जो है उन लोग को मिला है। ये 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस है, बीमा है। ठीक। और इनसे रिलेटेड जो है उपभोक्ता से रिलेटेड जो भी ग्रीवांसेस है वो खत्म हुई कि नहीं हुई, और सारे इंश्योर एक्सपर्टाइट कंप्रेहेंसिव, मतलब शिकायत आए तो तुरंत खत्म करो, सीधी सी बात है। जैसे यूपी वालों को पता होगा कि यूपी में क्या चलता है, 1076 जन सुनवाई पोर्टल है। ठीक। जन सुनवाई पोर्टल है, आप बात कर सकते हो डायरेक्ट योगी जी से, समझ में आ रही बात। और ये बहुत बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इतना अच्छा फॉलोअप करते हैं मतलब कि पूछिए मत। ठीक। अच्छा, ये 100% अलॉटमेंट होना चाहिए, ये बात कही गई थी मिशन मोड में, जल जीवन मिशन का। ठीक। अच्छा, मैंने अब ये बताया तो इसका आप लोग मिनिस्ट्री तो बता ही सकते हो, आराम से बता दोगे ना कि क्या मिनिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक। इसके बाद क्या है, अप्रूवल फॉर वैक्सीन, अप्रूवल फॉर वैक्सीन। अच्छा, जो प्रगति वाली ये है, ये पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत आता है। पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत आप लोग ये बताना है कि और क्या क्या आता है। पीएमओ जिसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है, और पीएमओ का जो है ये सेक्रेटरीज के तरीके तरफ से कौन हेड होता है। ठीक। यूके की वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, उसको जो है अब अप्रूवल मिल गया है, और कोविड-19 कोरोना वायरस से संबंधित ये वैक्सीन है। अब ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेसिबल शॉट अप्रूव्ड सो फार। इसमें ये ऑक्सफोर्ड वाले में सबसे अच्छा ही क्या है कि सिर्फ -2 और -3 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। बाकी जो है जैसे कि फाइजर की थी, उसके लिए पता है -80 -70, तो मतलब विकासशील देश जैसे इंडिया है, यहाँ पे तो ले जाना ना लॉजिस्टिक्स ही बड़ा खतरनाक हो जाएगा, मतलब बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक। तो ये वाली चीज़ है। पुणे के जो ये है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने भी टाई अप किया है एस्ट्राजेनेका के साथ में, और इंडिया में वैक्सीन देंगे। इसमें हम समझेंगे वैक्सीन कौन कौन से टाइप की हैं, सारी चीजें। अच्छा, जो ये वाली वैक्सीन है वो क्या है, एक तरीके की वायरल वेक्टर है।
वेक्टर क्या होता है? जो कैरियर होता है। मान लीजिए कोई चीज है, बक्सा है, बॉक्स बनाया आपने, इसके अंतर्गत आपने वायरस वाला वो लाइव एटेन्यूएटर, मतलब वो उसको कमजोर बना के कुछ करके आपने भेज दिया। तो ये वेक्टर मतलब ये क्या होता है? कैरियर का यूज करते हो किसी चीज को पहुंचाने के लिए। तो वायरस जो है इस किसी को किसी कैरियर के अंदर रख के और उसको आपको ले जाया जाएगा, ऐसी जगह छोड़ा जाएगा जहां पे जाके एंटीबॉडीज निकलें और फिर वो इसको वायरस खत्म कर दें। और फिर ध्यान रखें कि आगे अगर ये कभी आए तो और तेजी से उसके ऊपर हमला करके निस्तनाबूत कर देना है इसे। ठीक, वैक्सीन का यही चीज होती है। तभी आपने सुना होगा बच्चे के जो वैक्सीन लगती है, अरे बुखार आ रहा है, अच्छा लग रहा है, टीका लगवा के आया है। टीका इसीलिए क्योंकि बुखार इसलिए आया है कि वायरस को, बहुत ही कमजोर टाइप वायरस, उसको या तो बना के या फिर जो है कुछ ऐसा करते हैं, वायरस का छोटा मोटा अटैक करवाते हैं। तो जो शरीर की अपनी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यूनिटी वाली, वो उसको एंटीबॉडी जो है उसको ओवरकम कर लेती है, और ये भी याद कर लेती है कि भैया अगली बार आएगा तो फिर और तेज करेंगे, तभी उसको बुखार उखार सा आता है। ठीक, तो इसी चक्कर में कई लोग जो है कोरोना वायरस की जो है लगवा भी नहीं रहे हैं कि यार ऐसा ना हो कि वायरस छोड़ दें और फिर उसको कंट्रोल ही ना कर पाए हमारी एंटीबॉडीज। तो ये भी कह रहे हैं कई लोग कि हम पहले एंटीबॉडीज का चेकअप कराएंगे, ठीक, और फिर अगर सही लगेगा तब हम ये सब लगवाएंगे। और मुझे लग रहा है इसी चक्कर में न्यू स्ट्रेन निकाला गया कि भैया लोग जो है वैक्सीन लगवाएं। पैसा बहुत ज्यादा बड़ा इन्वॉल्व हो गया है पीछे, क्या करें। ठीक, तो वैक्सीन इज ए वायरल वेक्टर है और ये दूसरी तरीके, कुछ अलग तरीके से वर्क करती है, जैसे कि mRNA करती, वैसे नहीं करती, अलग तरीके से करती है। इसमें क्या होता है? वायरल वेक्टर वैक्सीन, अब ध्यान सुनना, अनदर नॉन रिप्लिकेटिंग वायरस है। ठीक, ये एक जो है दूसरा नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस, मतलब सेल के अंदर, जैसे कोरोना वायरस जो है सार्स कोव जो 2 है, ये क्या करता है? आपका सेल के अंदर पहुंचेगा, वहीं जो इसके ऊपर ये खोपड़ी पे निकले हुए ना स्पाइक्स टाइप के, कांटे टाइप के, इससे ये पेनिट्रेट कर जाता है और सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर जब जैसे पहुंचता है, वहां जाके ये अपने आप को रेप्लिकेट करने पर लगता है, डुप्लीकेट मतलब बनाने लगता है कई सारी कॉपीज। तो वैसा ना करके ये जो है ये वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या करती है कि दूसरा नॉन रेप्लिकेटिंग, ठीक, वैसे तो रेप्लिकेट करती है, दूसरा हम लेते हैं जो रेप्लिकेट अपने आप को नहीं करती है, उसको लेकर जीन्स में डाल देते हैं। ठीक, तो डिलीवर, ये वाला जो है डिलीवर कर देंगे एज ए डीएनए इन किसमें? ह्यूमन सेल्स में। समझ में आ गई बात? आपका नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस डिलीवर करेगा सार्स CoV 2 जीन डीएनए के फॉर्म में ह्यूमन सेल्स के अंतर्गत, वहां जाकर जो वेयर वायरल प्रोटीन जो है बनते हैं और फिर इससे कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? देखो सिंपल, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यही हमारी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को वो करते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत जो है आपका बी सेल्स होते हैं। ठीक, बी सेल्स जो है देखते हैं कि भैया कभी भी इन्हीं में से जो है इम्यूनोग्लोबिन निकल, देखिए इसमें इम्यूनोग्लोबिन होता है, किसको बोलते हैं? ग्लोबुलिन। ठीक है, अजीब सा नाम है, एंटीबॉडीज को बोलते हैं। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ही आपका एंटीजन या फिर कोई जैसे वायरल ये छोटा भेज रहे हो आप कमजोर करके, ये एंटीजन की तरह होता है। एंटीजन कुछ नहीं, इसको याद करने का तरीका क्या है? एंटीबॉडी जनरेटर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एंटीजन। ये सच्ची में यही बात है, मैंने नहीं बनाया ये। ठीक, तो ये जब भी आपके बॉडी के अंतर्गत आएगा तो क्या होता है कि आपके WBC और जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके जो है कई सारे आपके एंटीबॉडीज निकलेंगे। ठीक, जैसे बी सेल्स के उसमें, और ये जाके इस पे चिपक जाएंगे। ये वाई शेप का होता है एंटीबॉडी। ठीक, वाई शेप का इस पे चिपक जाएंगे और इसको जो है फिर खत्म कर देते हैं इम्यूनिटी पे, इसको सराउंड करते हुए। जब ये पहली बार करता है, जब आता है एंटीजन तो इसी टाइप का, अच्छा जो ये आएगा फिर ये क्या होता है? रेप्लिकेट होते हैं और सारे निकलते हैं, ठीक, एंटीबॉडीज, और फिर इसको खत्म करते हैं। तो खत्म उसी वाले एंटीजन को करते हैं, ध्यान रखना, जिससे वो ट्रिगर हुए हैं कि ये वाई सेल, वाई टाइप के शेप के एंटीबॉडी जो बने हैं, इस वाले एंटीजन को देखते हुए सेम उसी एंटीजन को ही मारेंगे। नहीं तो क्या होता है? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। समझना, ये कभी कभी हो जाता है किसी के कि अपनी ही मतलब इम्यूनिटी जो है अपने लिए ही घातक हो जाती है, वो किसी मतलब अपने जो है सेल्स उन सबको मारने लगेगी। ठीक, तो इसलिए ज्यादातर तो वैसे क्या होता है, नॉर्मली जो एंटीजन के वजह से एंटीबॉडीज हुआ, एक निकला मान लीजिए, फिर और रेप्लिकेट करके और खूब सारे बन गए कि भैया इसको पीटो। ठीक,
तो इसलिए क्या है कि फिर उन्हीं को एक सिर्फ खत्म करता है जिसकी वजह से वो ट्रिगर होके बने। तो ये सिंपल बात थी यहाँ पे। देख कई सारे जो है टाइप्स हैं आपके वैक्सीन के, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा बायोलॉजी टाइप का तो है लेकिन मैं आसान भाषा में आपको सिंपल करके समझा रहा हूं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आरएनए वाली होती हैं उसमें क्या है, मैसेंजर आरएनए होता है, घूम घूम के हर जगह वो बताता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक, तो ये सेल्स को बताता है भैया कि प्रोटीन बिल्ड करो, बनाओ भैया प्रोटीन, क्या कर रहे हो खाली बैठे रहते हो। ठीक, तो एमआरएनए क्या है कि इस केस में करेगा कि सेल्स को जाके बताएगा कि स्पाइक प्रोटीन बनाओ, और जब स्पाइक प्रोटीन बनाएगा तो हमारी बॉडी का भैया ये एंटीजन है एक तरीके से। ठीक, पैथोजन समझ लो, एंटीजन से एंटीजन है तो एंटीबॉडी जनरेटर, एंटीबॉडी इसके ऊपर आएगी, इसको घेर के घुसन मार मार के तोड़ देगी। ठीक, सिंपल मतलब है। और इसके बाद जो है प्रोटीन सब यूनिट दूसरे टाइप की वैक्सीन होती है। ठीक, आपका जो है ये क्या करता है, दिस वैक्सीन यूजेस एक वायरस का कुछ पार्ट को जो है आपके इम्यून रिस्पॉन्स से भिड़वा देगा, समझ रहे हो। ठीक, और जो है इसमें गुत्थम गुत्ती हो रही है पूरी। और इसमें क्या है, इसमें कौन सा वो पार्ट है, स्पाइक प्रोटीन, वही जो अपना कोरोना वायरस है छोटा सा, जिसके कटीले ये निकले हुए हैं। ठीक, इसी को हम यूज करेंगे, इन स्पाइक्स को। ठीक, और जो है इसको यूज करते हुए वायरस को जो है इम्यून सिस्टम के सामने रखेंगे और फिर वो घुसन मार के तोड़ देगा। ठीक, इसके बाद क्या है डीएनए, और डीएनए वाली जो वैक्सीन टाइप होती है वो क्या करती है कि जेनेटिकली इंजीनियर को कर देते हैं इसके डीएनए में। आप लोग से मैंने पूछा था एक बार ATCG। ठीक, और आपका आरएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, AU होता है, CG, T की जगह जो है U होता है, यूरेसिल उसको बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हमने कर दिया ATCG वाले से, और उसको फिर जो है एंटीजन के अगेंस्ट डाल देते हैं, कोडेड विद एंटीजन, और उसको भी किसके सामने बढ़ाएंगे, इम्यून सिस्टम के सामने। समझना, एक एक चीज बता रहा हूं ताकि कुछ भी पूछ ले वैक्सीन से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस यही एक बात है। ठीक, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर जो यहाँ पे बात हो रही है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली में, यहाँ पे क्या है, जो वायरस है वीकेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन जो है वायरस का करेंगे। ठीक, उसको कमजोर बना दिया, ऐसा अधमरा टाइप का कर दिया कि बॉडी का जो भी जो है इम्यून रिस्पॉन्स मान लीजिए कम भी है तो वो भी उसको जो है हरा दे, और फिर उसको याद कर ले, और फिर आगे मतलब कोई भी चीज जैसे आपको भी होता है ना, पहली बार हो सकता है आपको टाइम लगे, फिर आप लेकिन याद कर लेते हो यार, अच्छा यहाँ पे ये करना है ये करना है, तो अगली बार आप तेजी से वही काम कर लेते हो। ये वाली चीज भी नेचुरली भी होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है काफी कमजोर टाइप का जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन होता है वायरस को, उसको जो है ये कैरी करता है कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन, और वही हमारे उसके इम्यून सिस्टम के सामने जो है अखाड़े में उतार देते हैं, हमारी इम्यूनिटी जीत जाती है खुद से। चौथा क्या, ये मतलब कई कौन सा पार्ट है पता नहीं, पांचवा या छठा पार्ट है, इनएक्टिवेटेड। ये कैसे, मेड बाय यूजिंग पार्टिकल ऑफ कोविड-19 वायरस दैट वर किल्ड, जो मर चुके हैं कोविड-19 वायरस के पार्टिकल्स, उनका यूज करते हुए हम जो है अनेबल टू, और जो अनेबल है इनफैक्ट रेप्लिकेट नहीं कर पाते, उनको जो इम्यूनिटी के सामने छोड़ दिया। अब समझ रहे हो, पहले ही मरा हुआ है, लेकिन उसने क्या किया, बी सेल और ये टी सेल होते हैं, वो एक्चुअली किलर सेल्स भी बोले जाते हैं, वो खत्म कर देते हैं। तो वो क्या है कि अपना मेमोरी में डाल लेते हैं, अच्छा ये तो मरा हुआ है, तो अगली बार आएगा तो अब इसको जिंदा कोई मौत के घाट उतार देंगे, ये वाली बात है। अच्छा, इनके अलावा वैक्सीन जो है वो दो तरीके की आपकी इम्यूनिटी को आपका बनाती हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है आपका पैसिव। ठीक, ये यहाँ इसमें नहीं है पीडीएफ में, अलग से बता रहा हूं मैं। एक्टिव वाला वही है जितनी हमने बात करी कि हमने कुछ चेंज कर करके अपनी बॉडी के सामने के अंतर्गत हम उसको डाल लें, और उसके बाद अपना हम क्या है कि ऑटो जनरेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, ऐसे याद कर लो, एक्टिवेट कर रहे हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। ठीक, वैक्सीन के थ्रू। अगर पैसिव क्या होता है, ज्यादातर जो है खुद से होता है ये, और ज्यादातर मॉम से, हमारी मम्मा लोगों से जो है पास होता है ये, पास ऑन। और ये क्या है कि पहले से एंटीबॉडीज हमारी बनी होती हैं किसी टाइप से, मतलब मान लीजिए कोविड से हमारी कोई, मान लीजिए जो है किसी की माता पहले से थी, कोई उसका जो बेबी होगा तो उसके पास ऑलरेडी इस वाले कोविड वाले एंटीजन से निपटने के लिए एंटीबॉडीज ऑलरेडी होंगी, ये वाली बात है। ठीक, इसमें यहाँ पे कई सारी चीजें उन्होंने बताई है। इसमें सिंपल ये है कि सीरम
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इन्होंने बोला है कि हमारे पास कई सारे डोजेस है। ये देखो, ये ऑक्सफोर्ड वाली जो है 2 से 8 डिग्री, माइनस नहीं है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में भी रख दो, काम चल जाएगा। मतलब नॉर्मल रेफ्रिजरेटर टाइप से में भी काम चल सकता है। और ये इन्होंने कहा कि 2 डोज जो है 1000 होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं समझ में आया, आप लोग में से किसी को समझ में आया तो जो बताइएगा। इन्होंने कहा है कि जो इसकी एफिकेसी है ऑक्सफोर्ड वाली की, इसमें यह है कि अगर 2 शॉट देते हैं तो 62% है, और अगर 1.5 मतलब 1.5 शॉट देते हैं तो 90% है। ऐसा क्यों हुआ, वही बता पाएगा जिसका मेडिकल बैकग्राउंड है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दूं कि हमारा पोर्शन आ गया है फेवरेट, कौन सा, क्वेश्चन वाला, कि क्या नाम है उसका, कौन बनेगा आईएएस। अगर आप लोग को अच्छा लगता है जिस तरीके से मैं गाइड करता हूं, आप लोग पढ़ाता हूं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। और जो कमेंट करेगा, जो कमेंट आंसर देगा, वो सिलेक्शन लेगा, ये कंफर्म बात है। लाइक का हमारा क्या आज का टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ 150 लाइक का, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग इससे बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक, ट्रू पूछा गया, आकाश मिसाल से पूछा गया है। सरफेस टू एयर है, जमीन से उड़ती है, हवा में मार करती है। सिंपल बात है, इंडिया में ही बनी है, डीआरडीओ ने बनाया, किसने बनाया बताइए, भारत डायनेमिक लिमिटेड है, उसने बनाया है ये, कई लोगों के साथ में मिलके। भारत इलेक्ट्रॉनिक, एल&टी भी है, टाटा की भी एक वो पावर करके भी वो भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, और इंडियन एयरफोर्स में 2014 और इंडियन आर्मी ने 2015 में इसको अपने में इंडक्ट कर लिया था, यूज करना चालू कर दिया था। ये उड़ता बहुत तेज है, 5 माक, माक मतलब यहां पे समझ रहे हो, साउंड की स्पीड का 300 मीटर पर सेकेंड ये होती है। साउंड की स्पीड को इंटू 5 कर लो, 5 गुना कर लो, उसको बोलेंगे 5 माक। ठीक, सही बता रहा हूं कि गलत है बताइए आप लोग भी इसी बात को, मुझे भी क्रॉस चेक किया करो आप लोग। कैन फ्लाई फ्रॉम 30 मीटर से लेके 18 किलोमीटर तक हाइट में उड़ सकता है। ठीक, और जाके जो हवा में कोई चीज आ रही है उसको खत्म कर देगा। ये न्यूज में इसलिए आकाश वाली मिसाइल, क्योंकि इसको जो है कैबिनेट ने एक्सपोर्ट करने की बात कर दी है। वियतनाम जो है काफी इंटरेस्टेड है कि आकाश मिसाइल को खरीदने के लिए। ठीक, और अगला जो क्वेश्चन है ट्रू पूछा गया, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क से है ये रिलेटेड, और पूछा गया है कि बताइए कौन से इसमें जो है सही है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित है। आप देखिए, ये दो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऐसे जाती है आसाम से होते हुए, आपकी ईस्ट से वेस्ट जा रही है, तो इसको दक्षिण तट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये जो चल रहा है, समझ रहे हो। तो आसाम के में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित है। क्या स्टेटमेंट सही है बताइएगा आप लोग। ठीक, इट इज मार्क्ड एज अ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने ये चीज बताई है कि वाला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, और ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है बर्ड से संबंधित IUCN का जो रेड लिस्ट होती है, इसमें जो है बर्ड इंटरनेशनल ही बताती है कि भैया किस बर्ड का कौन सा स्टेटस है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि थ्रेटेंड है कि आपका जो नियर थ्रेटेंड है, क्या है, ये सब बताती है। ठीक, मैंने अभी आप लोग से पहले क्वेश्चन पूछा था थोड़े दिन पहले, आप लोगों ने लिखा था, बढ़िया। ठीक, और ये बहुत ही फेमस है किसके लिए, रेयर व्हाइट विंग्ड वुड डक्स के लिए, और साथ ही साथ जंगली घोड़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ सारे स्टेटमेंट सही है। कोई भी नेशनल पार्क है उसको मैप बुक में जरूर देखिए, वहां पे नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, मतलब किस टाइप का फ्लोरा है, फौना है, ये ध्यान रखिए। फ्लोरा मतलब पेड़, आपका पेड़, और फौना जो है आपका जो ये एनिमल्स और बर्ड्स इनसे रिलेटेड होता है। यूनिकनेस को ये तो जोड़ रखिए, काफी जोड़ के पूछता है यूपीएससी पिछली इस साल जो है 2020 में। आप लोग ने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जोर जाकर देखिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन पूछे और पूछेंगे ही। क्यों, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स वाला जो है उनका भी एग्जाम इसी में ही होता है, प्रीलिम्स में ही, तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, 31 जनवरी को उसका रिहेबिलिटेशन की बात करी गई है, असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है अब सारे काम होंगे क्योंकि चुनाव आ गया है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया गया था 1999 में, वन्य अभयारण्य बनाया गया था, अब जो है ये नेशनल पार्क में अपग्रेड हो चुका है। अगर आप लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आंसर जो देगा वो सिलेक्शन लेगा। पेड ग्रुप अगर आप लोग हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और फुल तरीके से आप लोग बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस में एक एक चीज आप लोग का टेस्ट सीरीज, एक एक मिस्टेक्स आप लोग की सुधारी जाए, ऐसा आप लोग चाहते हो तो आप लोग कॉल कर सकते हो 8564880530 9696060689 पे कॉल करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक, पढ़ाई अच्छे से करिए, खूब पढ़िए और जो है जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही साथ कैसा आप लोग लग रहा है, जो लोग भी पेड ग्रुप में आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, बाकी लोग जो है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद जय भारत है, ऑल द वेरी बेस्ट है।